आज के डिस्कशन में हम अपनी इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की घटना चक्र की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारे पार्लियामेंट्री एक्ट से डील करते हैं जितने भी क्वेश्चन। इससे पहले के डिस्कशन में मैं आपको 1 मिनट में ब्रीफ कर दूं। हमने जो है कि अपने फंडामेंटल और राइट डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज तक के चैप्टर को कंप्लीट किया था। फिर तब हमने अपने यूनियन जो हमारा पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके चैप्टर से डीलिंग करना स्टार्ट किया था और उसका स्ट्रक्चर था कि पहले हम पार्लियामेंट कवर करेंगे जिसमें हम ये 3 पार्ट और कमेटीज ये सब कवर कर चुके हैं। आज जो है कि पार्लियामेंट्री एक्ट को कवर करेंगे। देन हम जो है कि अदर जो है कि पार्लियामेंट के जो हमारे यूनियन के पार्ट्स हैं जो मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया जिसमें मैंने सारा आपको बताया कि यूनियन में आपके क्या क्या आते हैं। एग्जीक्यूटिव जिसमें ये सारे चैप्टर हम डील करेंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। देन जो है कि हमने पार्लियामेंट पढ़ा, पार्लियामेंट जिसमें जो है कि हमने मेनली लोकसभा राज्यसभा से जितने क्वेश्चन होते हैं उनको डील किया। यहाँ पे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हो गए, मनी बिल, फाइनेंस बिल से रिलेटेड प्रोविजंस हो गए। फिर राज्यसभा में हमने इनके जो है कि कॉम्पोजिशंस को भी जाना, चेयरमैन जो हमारे जो है कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, देन जो है कि डिप्टी चेयरमैन और राज्यसभा की कुछ स्पेशल पावर। हमने वहाँ जो है कि अमेंडमेंट के भी प्रोसीजर को समझा था और जो है कि इन सब चैप्टर्स में हमने ये डील किया। फिर इसमें जो है कि हमने पार्लियामेंट्री कमेटीज जितनी भी होती है उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखे, जैसे जो हमारी 6 जो है कि फिक्स जो है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज है। फिर जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी है जो हमारी एक स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें 24 जो है कि कमेटी बहुत ही मेन कमेटीज हैं ये। देन जो है और क्या देखा गया इसमें, आपकी एस्टिमेट कमेटी है, फाइनेंस कमेटी में जितनी भी एस्टिमेट, पब्लिक अकाउंट और जो है कि आपकी कमेटीज आती हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में अब हम जो है कि कुछ क्वेश्चन जो है कि जो पार्लियामेंट्री एक्ट से मीन जो है कि जैसे आपका सर्टेन काइंड ऑफ एक्ट है जो कि यहाँ पे देखिए इस तरह से प्रिवेंशन फूड हो गया या प्रिवेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स अथॉरिटी एक्ट, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और जो भी देखिए एक्ट रहेगा अगर वो हमारे एज ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ कुछ क्वेश्चन जो है कि मान लीजिए 1990 के हैं तो वो बहुत बार रिपील हो चुके हैं। मीन्स कुछ एक्ट जो है कि रिपील हो चुके हैं। रिपील का मतलब हो गया कि वो एक्ट खत्म हो गए हैं या बहुत सारे अमेंडमेंट आ गए उनमें। तो एज ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मैं वहां पे आपको उससे अपडेट भी करते रहूंगा। तो आइए विदाउट फर्दर डिले अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि मैंने आपको 1 मिनट में जो है कि इतनी सारी चीजें फास्ट अप मोड में बता दी। अब यहाँ से हम थोड़ा डिटेल मैनर में पढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो कि फर्स्ट एनेक्ट हुआ था। तो ये देखिए इसका आंसर आप जान लीजिए। जो ये एक्ट है आपका जो है कि 1954 में आया था जो कि फोर्स हुआ था 1955 में। तो यहाँ पे जो है कि आप प्रोविजंस क्या क्या याद रखेंगे कि पहली बात तो यहाँ देखिए आप एडल्ट्रेशन का मतलब समझिए। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडल्ट्रेशन मतलब होता है नॉट मेटिंग दी, मीन जो है कि आपकी कंडीशन नॉट मेटिंग, यहाँ पे जो है कि नॉन मेटिंग दी फूड रिक्वायरमेंट, जो है कि अभी फूड रिक्वायरमेंट है जो कि गुड क्वालिटी नहीं है, गुड क्वालिटी। और गुड क्वालिटी का मतलब हो गया वो जो है कि इन दी बैड क्वालिटी है, बैड क्वालिटी जिसमें जो है कि कुछ एडल्ट्रेट्स मीन जो है कि जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका कोई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट उसको जो है कि बेचने के लिए उसमें जो है कि बैड क्वालिटी ऑफ दी कुछ केमिकल्स या जो भी आपके जो है कि कुछ फॉर्मूला यूज करके उस प्रोडक्ट को बनाया गया है जो हमारे फूड के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहा है, तो वो एडल्ट्रेशन कहलाता है। एडल्ट्रेशन को अगर आप जो है कि सिंपल मीनिंग में समझे तो इसका मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया। इसको जो है कि सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो भी प्रोडक्ट्स नॉट मीटिंग द क्वालिटी रिक्वायरमेंट, नॉट मीटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड कह लीजिए, और कह लीजिए कि जिसमें कंटेन हो हार्मफुल सब्सटेंस, तो ये जो है कि आपकी एडल्ट्रेशन की डेफिनेशन बन जाती है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। नाउ ये जो आपका प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है ये कब एनेक्ट हुआ है? आपका जो है कि देखिए ये पास हुआ है 1954 में और एनेक्ट हुआ है 1955 में। बट अभी जो है इस एक्ट को मीन्स जो आपका ये प्रिवेंशन ऑफ द फूड एक्ट है ये जो है कि रिप्लेस कर दिया गया है। इट इज रिप्लेस्ड बाय, किस एक्ट से रिप्लेस किया गया है? आपका फूड सेफ्टी, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। ये जो है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट से जो है कि आपका रिप्लेस कर दिया गया है जो कि हमारा 2006 में जो है कि बनाया गया है। और इसी एक्ट के अंडर जो है कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो कि आपकी फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे फसाई भी कहते हैं, जो हमारे फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। जो फूड इंडस्ट्री है उसके रेगुलेशन के लिए ये जो है कि आपका बनाया गया है फूड इंडस्ट्री रेगुलेशन के लिए। ये जो है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी हैंडल करती है जो किसके अंडर है याद रखेंगे आप,
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर, जो है कि अभी हमारा जितना भी एडल्ट्रेशन या जो है कि कुछ भी चीज़ों से रिलेट करने वाली चीज़ें होती हैं यहाँ पे है। और इस प्रोविज़न में आपके जो है कि फाइन हो गया, अगर आप जो है कि कल्प्रिट पाए जाते हैं, इम्प्रिजनमेंट हो गया, तो ये सब जो है कि इसी एक्ट के अंडर है, जो आप ब्रीफली ध्यान रखेंगे। और ये एक्ट किस लिए होता है? इट इज़ फॉर दी टू अंश्योर आपका जो है कि गुड क्वालिटी ऑफ फूड जो है कि मार्केट में रेगुलेट हो, गुड क्वालिटी ऑफ फूड मार्केट में रेगुलेट हो। दैट्स व्हाई दिस एक्ट इज इन दी एनफोर्समेंट। तो ये आप याद रखेंगे। आई होप मैंने इतने छोटे से टाइम में जो है कि इसको थोड़ा ब्रीफ करके आपको समझाने की कोशिश किया, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे ही डील करेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो है कि एक्ट जो है कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में, बट जो है कि 2006 में इसलिए पूछा गया क्योंकि वहीं पे इसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो एज ऑफ नाउ पूछेगा तो ये जो है कि कर मान लीजिए 2026 में आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है, तो इसी तरीके से पूछेगा, इस प्रोविजन से पूछेगा। तो ये जो है कि हमें थोड़ा ब्रीफली याद रहना चाहिए। और जो है कि हम जब अपना सोशल जस्टिस वाला टॉपिक पढ़ते हैं, जहाँ स्कैरसिटी ऑफ फूड वूड पढ़ते हैं, तो वहाँ जो है कि इन सब एक्ट को थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं, जो हमारे मेंस के पर्पज के लिए और न्यूज में हो तो प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफेंसेस जो है कि पनिशेबल अंडर है आपके प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स 1955 एक्ट में। तो वो जो होते हैं देखिए जितने भी ये जो है प्रिवेंशन ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट है। मेजरली अभी आपने एक एक्ट का नाम सुना होगा जो SC ST जो होता है, SC ST प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। मीन जो है कि कोई भी SC ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो भी इन ह्यूमन एक्टिविटीज के से होता है, वही एक्ट है ये जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट में आता है कि सिविल मीन जो सिटीजन है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये 95 का जो था 1995 में जो है कि ये एक्ट था, जिसके अंडर पूछा गया इसके अंडर जो भी ऑफेंस होते हैं वो कॉग्निजिबल और समरेबली ट्रायबल होते हैं। तो ये अभी मैं आपको इसका पूरा मीनिंग बता दूंगा। पहले आइए इस एक्ट के बारे में हम ब्रीफ करते हैं, जो कि क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ दी सिविल राइट्स। आपका सिविल राइट्स एक्ट 1955 है। तो पहली बात ये किससे डील करता है? इट डील्स विद दी प्रोविजन जो हमारा है अनटचेबिलिटी का। देखिए अनटचेबिलिटी किसी भी एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। अनटचेबिलिटी ये जो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 के अंदर एक फंडामेंटल राइट है। तो ये एक्ट उसी से डील करता है और ये नोवेयर डिफाइन है, मीन्स इसकी डेफिनेशन कहीं भी प्रोवाइडेड नहीं है। तो ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अनटचेबिलिटी कहीं डिफाइन है कि नहीं। तो ये ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है ना किसी एक्ट में डिफाइन है, तो ये आपको याद रखना है, ये कहीं डिफाइन नहीं है। देन जो है कि इस एक्ट का जो है कि मेन प्रोविजन है आपका जो है कि इसको देखिए, पहली चीज याद रखिए ये जो है कि अनटचेबिलिटी से डील करता है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है इसमें कि ये एक्ट रिनेम कर दिया गया था, इसको रिनेम कर दिया गया था इन 1976 में। 55 में तो देखिए रिलीज हुआ, 96 में इसको नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, जो कि अनटचेबिलिटी ऑफेंडर एक्ट किया गया। पहले इसका नाम किया गया अनटचेबिलिटी ऑफेंडर एक्ट, जो कि हमारा आपका बना क्या, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। ये जो है कि आप लिख लीजिएगा, प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में जो है कि इसको बना दिया गया प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट। देन जो है कि इसमें जो है कि सर्टेन अभी रिसेंट अमेंडमेंट है। रिसेंट अमेंडमेंट कब का है? 2018 में। 2018 में इसको जो है कि अमेंड किया गया है और इसमें बताया गया है जो इसका एक सेक्शन है, ये सब इन्फॉर्मेशन आगे काम आएगी, सेक्शन 18, क्योंकि अभी ये न्यूज में भी है रिसेंट में। अभी 2-3 दिन ही पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 2-3 दिन पहले हमारे जो है कि मुंबई के हाई कोर्ट ने ये दिया है कि सेक्शन 18 ऑफ दिस एक्ट जो है, सेक्शन 18 का प्रोविजन है, इसके अंदर जो है कि आपकी एंटीसिपेटरी बेल, जो एंटीसिपेटरी बेल होती है वो ग्रांट नहीं की जाएगी। मीन जो है कि एंटीसिपेटरी बेल होता है कि आप किसी को ऑफेंड कर दें, मीन जो है कि आप किसी को जो है कि इसके अंडर ST ST एक्ट के अंदर किसी को ऑफेंड कर दे बाय डिमीनिंग हिम और डिफेमेशन हिम, तो वो जो है कि आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकते हैं, आपके ऊपर FIR डायरेक्ट हो जाएगी और जो है कि आपको ट्रायल के अंडर ले लिया जाएगा। तो ये सब देखिए मैंने कुछ आपको ब्रीफली इसके प्रोविजन बता दिए गए, जो हमारा ये प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट से जो है कि डील करता है, जो हमारा 1955 में हुआ था, बना था ये एक्ट। 1976 में इसको जो है कि अनटचेबिलिटी ऑफेंडर एक्ट के नाम से जाना गया, जो कि हमारा SC ST प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट बना, जो कि 1989 का एक्ट था, जिसको अभी रिसेंटली 2018 में अमेंड किया गया है। और अभी रिसेंटली सेक्शन 18 पे इस पे जजमेंट दिया गया कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ डिफरेंस समझा देता हूँ मैं। जो ये होता है आपका, एक टर्म है कॉग्निजिबल और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और इसी से रिलेट करते हैं। मीन जो है कि आप एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है
यही कॉग्निजेबल ऑफेंस आपका जो होता है नॉन बेल, जब ये सुना होगा, इसी कॉग्निजेबल को नॉन बेलेबल भी कहते हैं, और नॉन कंपाउंडेबल, ये तीनों चीजें है सेम। अब देखिए इसमें जो है कि आप कैसे याद रखेंगे इसको, थोड़ा ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज होता है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, पहले जान लीजिए इसके बारे में। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? सीरियस इन नेचर, सीरियस इन नेचर कह लीजिए, सीरियस इन क्राइम, जो है कि सीरियस क्राइम से जो रिलेट करते हैं, सीरियस क्राइम। सीरियस क्राइम मीन्स आपका मर्डर हो गया, रेप हो गया, देन जो है कि रॉबरी हो गई, ये सब जो है कि सीरियस क्राइम में आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें ना आपको बेल मिलेगी, ना वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस भी कहलाते हैं। तो ये बात आपको याद रखें, यहाँ पे जो है कि आपका अरेस्ट विदाउट वारंट मीन्स अरेस्ट विदाउट वारंट हो जाएगा, मीन जो है कि आपके वारंट की जरूरत नहीं है, जो मजिस्ट्रेट जारी करते हैं उसके बिना आपको ये सीरियस क्राइम के अंदर होगा। पुलिस चाहेगी तो आपको डायरेक्ट जो है कि अपने इम्प्रिजमेंट में ले सकती है, अपनी कस्टडी में ले सकती है, डायरेक्ट इन दी पुलिस कस्टडी आपको जो है कि लिया जा सकता है, जो कि सीरियस इन नेचर है। और यहाँ पे जो है कि एफआईआर जो है होती है, एफआईआर यहाँ पे जो है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी, डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर कर ली जाएगी। जस्ट आपके कंप्लेन होने पे जो है कि जस्ट ऑन कंप्लेन आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, जो कि हमारा क्या होता है? कॉग्निजेबल। और यही आपका होता है नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, तो याद रखेंगे। और जस्ट इसी का जो है कि उल्टा होता है नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब हो गया जो है कि लेस नेचर की, मतलब लेस सीरियस हो, मतलब लेस सीरियस क्राइम हो गए, ये कह लीजिए, जो मतलब थोड़े मतलब क्राइम तो क्राइम है बट ये सीरियस नेचर का हो गया, जैसे मर्डर रेप ये हो गया, जैसे आपने डिफेमेशन किया, किसी को नाम बदनाम कर दिया, या जो है कि किसी को डिफेम कर दिया, जैसे सर्टेन चीजें हैं, और पब्लिक न्यूसेंस कर दिया, जो है कि रात में जो है कि गाने वाने बजा रहे हैं, बहुत तेज तेज शोर शराबा कर रहे हैं, पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इस तरह के काम जो है कि नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। अब इसको याद करने के लिए मैंने बताया, देखिए कॉग्निजेबल जो सीरियस नेचर का है उसमें दोनों नॉन है, और यहाँ नॉन कॉग्निजेबल जो लेस सीरियस इन नेचर है, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे आपको बेल दी जा सकती है जो कि बेलेबल, और कंपाउंडेबल ऑफेंस आता है, मीन्स इसमें जो है अगर पुलिस को आपको अरेस्ट करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी वारंट की, मीन जो है कि मजिस्ट्रेट वारंट जारी करेंगे तभी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और जो एफआईआर रजिस्टर होगी आपकी, वो पहले एक इंक्वायरी होगी, मीन जो है कि पुलिस जो है कि जांच पड़ताल करेगी, तब जो है कि रजिस्टर करेगी एफआईआर। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। देन जो है कि और इसमें अगर मैं आपको ब्रीफ करूं, तो आइए बेल के बारे में जानते हैं। जैसे बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ बेल्स, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बेल्स भी समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए बेल्स जो है कि मेजरली अपनी 4-5 तरीके की होती है, पर आपको कौन कौन सी याद रखनी है? एक होती है रेगुलर बेल, दूसरी होती है आपकी एंटीसिपेटरी बेल, जो अभी न्यूज में भी है रिसेंटली, एंटीसिपेटरी बेल। तीसरी होती है आपकी, तीसरी बेल होती है कौन सी? आपकी इंटरिम बेल, इंटरिम बेल। एंड फोर्थ वन इज दी डिफॉल्ट बेल, डिफॉल्ट बेल कह लीजिए, या इसको जो है कि स्टेटूटरी बेल कह लीजिए, जो है कि मीन्स बाय द लॉ प्रोवाइडेड होती है। अब इनका मतलब क्या होता है? रेगुलर बेल का मतलब होता है कि आप अरेस्ट हो चुके हैं, देन आपको बेल लेनी है, देन आपको बेल लेनी है, तो ये हमारी रेगुलर बेल आती है नॉर्मली। जैसे आप इसमें बॉन्ड साइन करके, या जो है कि प्राइज मनी कहते हैं, जो कि बॉन्ड साइन करना होता है, आप सर्टेन जो है कि अमाउंट ऑफ बॉन्ड देके आप जो है कि रेगुलर बेल ले सकते हैं। और रेगुलर बेल अरेस्ट होने के बाद जो है कि कोर्ट अलाउ कर रही है, मजिस्ट्रेट अलाउ कर रहे हैं, तो आपको बेल दे दी जाती है। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब हो गया कि आप जानते हैं कि आपसे क्राइम हो गया है, मीन जो है कि आप फियर में है, फियर फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंस, जो है कि आप जो है कि पहले ही जान गए कि इसमें जो है कि मुझे बेल नहीं मिलेगी, तो आप अपने लॉयर के पास जाएंगे क्योंकि भैया हमको एंटीसिपेटरी बेल के अंडर जो है प्रोविजन हमारा साइन करा दो, हमको जो है कि एंटीसिपेटरी बेल दिला दो, हो सकता है हम नहीं तो अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि अरेस्ट होने के बाद बेल लेना होता है मुश्किल काम। तो ये होता है एंटीसिपेटरी। एंड इंटरिम बेल क्या होता है? इंटरिम बेल होता है आपका टेम्परेरी बेल दिया जाता है, टेम्परेरी बेल, जब आपका जो है कि डिसाइड मीन जो है कि डिसीजन ऑन अदर बिल्स, मीन जो है कि इंटरिम बिल क्या है? टेम्परेरी बिल है, जहां पे डिसीजन ऑन अदर बिल आर पेंडिंग, मीन्स अदर बेल आर पेंडिंग। यहाँ पे जो है कि आपके अदर बेल्स जो है कि उसके डिसीजन आपके ऊपर पेंडिंग है, मीन जो है कि आपका रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी, डिफॉल्ट बेल है, उसमें जो है कि आपका डिसीजन अभी पेंडिंग है, तो आपको टेम्परेरी बेल जो है कि कोर्ट अलाउ कर देता है। देन डिफॉल्ट बिल क्या होती है? जहाँ पे डिफॉल्ट या स्टेचुटरी बेल, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, मीन्स जो है कि जहाँ पे आपका इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कम्प्लीटेड, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कंप्लीट हुआ है, वहाँ पे आपको जो है कि डिफॉल्ट बिल मिल जाएगी। तो ये प्रोविजंस आप याद रखेंगे, जो कि मैंने आपको ब्रीफली आई होप
एक क्वेश्चन के थ्रू जो है कि इतनी सारी चीजें बता दी, जहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ की प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट हमने 95 का देखा, जो है कि हमारा जो है कि 1976 में अनटचेबिलिटी ऑफेंडर एक्ट बना। SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1989 में कर दिया गया, जिसमें अभी रिसेंट अमेंडमेंट है 2018 का, जिसमें सेक्शन 18 है जो कि रिसेंट न्यूज है, एंटीसिपेटरी बिल का प्रोविजन वो किया हमने। देन यहाँ पे हमने समझा व्हाट आर दी कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि सीरियस नेचर होते हैं। यहाँ पे जो है कि आपको अरेस्ट जो है कि वारंट के बिना किया जा सकता है, और FIR डायरेक्ट कंप्लेन होने पे रिसीव की जाएगी, और यही कॉग्निजेबल ऑफेंस आपका होता है नॉन वेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। देन जो है कि आपका नॉन कॉग्निजेबल होता है जो है कि लेस सीरियस इन नेचर होता है। यहाँ पे डिफेमेशन और ऐसे जो है कि क्राइम आते हैं जो कि बेलेबल होता है, आपको बेल दी जा सकती है। कंपाउंडेबल, यहाँ अरेस्ट करने के लिए आपको वारंट की जरूरत होती है और FIR रजिस्टर करने के लिए पहले इंक्वायरी होगी। देन हमने टाइप्स ऑफ दी बेल समझ लिए, जो कि आपके यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलर, जो कि आपको जो है कि अरेस्ट होने के बाद मिल जाती है। एंटीसिपेटरी, जो कि आपको दी जाएगी, आप जो है कि जानते हैं कि हमने क्राइम कर दिया और हमारा ये नॉन वेलेबल ऑफेंस है, मींस कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तब इंटरिम बेल होता है टेम्परेरी बिल की डिसीजन जो है कि अदर बिल की पेंडिंग है। और डिफॉल्ट बिल होता है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रखी है, इज नॉट, यहाँ पे सॉरी मैंने बोला होगा पर इज नॉट लिख लीजिएगा, ये नॉट कंप्लीटेड होती है। तो ये जो है कि आपके डिफरेंट प्रोविजन है इस सेट के अंदर। और यहाँ पे एक वर्ड देखिए है जो है कि समरीली ट्रायबल, तो इसका मतलब यही होता है, जो आपका यहाँ पे भी आंसर हमें कॉग्निजेबल समरीली ट्रायबल का मतलब होता है जो है कि आपका ट्रायल जो है कंक्लूड कर दिया जाएगा ऑन दी बेसिस ऑफ द कंप्लेन। तो ये जो है कि हमने देख लिया। नाउ यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी ऑफेंसेज आर ट्रायल अंडर दी प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट बाय द कोर्ट, ये क्या होते हैं, ये जो भी होंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के। अब ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुनेंगे, आपने सुना होगा कि यार ADM भी तो होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट यहाँ पे देखिए, मजिस्ट्रेट ये सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं। यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जो हमारे जैसे तहसील कोर्ट में हो गए, देन जो है कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हो गए, है ना, तो यहाँ पे जो लोग बैठते हैं, या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, ठीक, फैमिली कोर्ट्स हो गए, तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो होते हैं जिनका आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भी जो है कि आप एग्जाम देता है जुडिशियल सर्विसेज का, है ना, UPSC भी लेता है, तो ये लोग वहां से आते हैं जो कि हमारे लॉ को हैंडल करते हैं। तो ये याद रखना है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के होंगे, वही जो है कि इसको हैंडल करेंगे, जो कि अब क्या है आपका प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, SC/ST एक्ट जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोविजन है जो कि आप देख सकते हैं। और आप जो है कि एक बार ब्रीफली पॉज कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में जो है कि कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, डेजिग्नेटेड एज द स्पेशल कोर्ट, जो है कि स्पेशल कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस। और ऐसा क्यों किया गया, यहाँ पे एक चीज याद रखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा क्राइम रेट समझा देता हूँ। जो ये एक्ट है, ये मेनली डील किससे कर रहा है, आपका अनटचेबिलिटी से। मीन जो है कि आप जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में सर्टेन क्लासेज है जो SC/ST हो गए, उनके साथ बहुत ही डिसएडवांटेजेस तौर पे जो है कि हिस्टोरिकली जो है कि वो बहुत ही हिस्टोरिकली बहुत ही जो है कि सताए हुए हैं लोग हैं। तो वहाँ पे जो है कि आपके सर्टेन यहाँ पे उनको राइट्स और इम्यूनिटीज दी गई हैं इस एक्ट के अंदर, कि वो जो है कि एक डिग्निफाइड लाइफ को जो है कि एंजॉय कर सके, और उनके स्टेटस को जो है, उनके स्टेटस को हम अपलिफ्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए स्पेशल कोर्ट्स क्यों बनाए गए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है कि डाटा आया है, जो हमारे क्राइम का डाटा होता है, वहाँ पे देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, मीन्स अराउंड आई थिंक मोर देन जो है कि मोर देन 15 के केसेज अभी रिसेंटली में रजिस्टर हुए हैं। देन उत्तर प्रदेश हो गया, फिर आपका सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात जैसे स्टेट है, जहाँ पे बहुत सारे जो है कि आपके अभी भी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जो कि कस्टिज्म से रिलेट करते हैं, जो कि कस्टिज्म से रिलेट करते हैं, मीन्स जो कि अनटचेबिलिटी हो गया या अदर इनह्यूमन एक्टिविटीज हो गई। सो दैट्स वाई जो है कि ये एक्ट जो है कि प्रोविजन में है, और इसके लिए जो है कि स्पेशल कोर्ट्स तक बनाए जाते हैं कि लोग जो है कि अपनी एक डिग्निफाइड लाइफ को एंजॉय कर सके, और उनका फंडामेंटल राइट, ऑल इज अबाउट दिस फंडामेंटल राइट, जो राइट टू इक्वलिटी है 14 से 18, उसमें जो है कि 17 आर्टिकल जो है कि अनटचेबिलिटी का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो देन जो है कि हम देखते हैं अपना, इसी के साथ आई होप ये समझ गए होंगे, जो मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा हैशटैग ज्ञान दिया। देन जो है कि देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात कर रहा है कि जो भी पनिशेबल ऑफेंस है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट 1955। रिपीटेड क्वेश्चन, एज वी ऑल नो दैट इसका आंसर जो है कॉग्निजेबल ट्रायबल ऑफेंस होंगे, कॉग्निजेबल और नॉन कंपाउंडेबल भी होंगे। आई होप इसका डिफरेंस आप समझ चुके होंगे, तो ये आंसर आपने कर लिया होगा। दिस इज अगेन द रिपीटेड कि क्या होंगे, सारे ऑफेंस जो है कि आपके कॉग्निजेबल होंगे, और पनिशमेंट विदाउट द पनिशमेंट विद इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों लगाया जा सकता है। और जो है कि आपका इम्प्रिजमेंट जो है कि 1 साल तक का हो सकता है, और फाइन जो है कि एज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट होगा।
जो कि आप यहाँ से एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, आज सेक्शंस जो है कि बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, वही सेक्शन याद रखिए। ये जो न्यूज़पेपर पढ़ने का हमारा काम होता है कि हम कहते हैं कि प्रिपरेशन में जो है कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर से हमें ये देखना होता है कि अच्छा ये न्यूज़ आई है, यहाँ पे ये प्रोविज़न से जो है कि पनिशमेंट या कुछ मिला हुआ है, तब जो है कि हमें वो सेक्शंस जो है कि याद करने होते हैं। नहीं तो हर एक्ट के सेक्शन देखिए बहुत बड़े-बड़े होते हैं। जैसे इसी एक्ट में जो आपका ये है SC/ST एक्ट, आई थिंक इसमें कुछ 25 के अराउंड सेक्शन है, तो अभी आगे उस पे क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे वहाँ। तो हमें जो है कि कुछ-कुछ ही सेक्शन ध्यान रखने होते हैं जो एज़ ऑफ न्यूज़ में हो। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे सेक्शन याद करेंगे तो मेमोरी करेगी हैंग, तो हमें वो चीज़ का ध्यान रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कि कोई पर्सन रिफ्यूज कर रहा है एडमिशन, मीन जो है कि कोई भी पर्सन रिफ्यूज कर रहा है एडमिशन टू एनी पर्सन टू एनी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, मीन जो है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ द अनटचेबिलिटी, मीन जो है कि उसके कास्ट को देखते हुए वहां पे जो है कि उसको जो है कि सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो कि हमारा आर्टिकल 15 में भी लिखा हुआ है कि क्या होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन। देखिए ये सब चीजें रिलेट करनी होती है यहाँ पे। देखिए एडमिशन का मतलब यह है, हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, आर्टिकल 15, यहाँ नो डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई है, जो कि हम सर्टेन जो है कि रिलीजन, जो है कि आपका रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, तो इन सब चीजों पे हम जो है कि आपका कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि ये किस सेक्शन में मेंशन है। तो ये देखिए, ये आपका जो है कि सेक्शन 5 में जो है कि इसकी बात हुई है कि यहाँ पे वेदर ऑन द अनटचेबिलिटी और रिफ्यूज एडमिशन, जो किसी हॉस्पिटल में हो गया, डिस्पेंसरी में हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होगा, तो ये सब जो है कि आप मना नहीं कर सकते हैं, एज प्रोवाइडेड इन दी आर्टिकल 15। और आर्टिकल 15(2) के सेक्शन 2 में ये जो है कि स्पेशली मेंशन है कि आप जो है कि किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे जो है कि आप जो है कि किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आने से मना नहीं कर सकते हैं। और ये सब जो है कि गवर्नमेंट की पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो आप वहाँ जो है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं, बट आपकी प्राइवेट होगी, क्योंकि हमें पता है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी आते हैं फंडामेंटल राइट में। तो आपकी अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आप वहाँ पे सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन जो है कि ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ दिस एक्ट पावर ऑफ द स्टेट, मीन जो है कि हमारा ये एक्ट है पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन। यहाँ पे कलेक्टिव फाइन की बात हुई, तो ये सेक्शन 10A में जो है कि आपका इम्प्रिजमेंट और फाइन जो है कि हमने यहाँ देखा था दोनों दिया जा सकता है। सॉरी, कहाँ गया वो क्वेश्चन, यहाँ पे। तो जो है कि चलिए, ये मैंने सोचा कि क्वेश्चन हुआ है, तो अभी मैंने सोचा कि इधर देखा है इसको। हाँ, यहाँ पे देखिए देखिए सेक्शन 10A में, तो ये जो है कि आप ध्यान रखेंगे। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बात कर रहा है आपका प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट एक्सटेंड टू, मीन जो है कि ये पूरी कंट्री में होता है। मीन जो है कि आपका जो SC/ST एक्ट है किसी स्टेट या जो है कि किसी एरिया के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कन्फाइन नहीं है, ये आपके पूरे इंडिया में, होल ऑफ इंडिया लागू किया जाता है, जो कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी एक्ट को एक्सटेंड करने के लिए होल ऑफ इंडिया, दैट इज द रिपीटेड क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है इसी सेक्शन से रिलेटेड की, जो है कि ऑफेंसेस बाय द कंपनी हैज बीन प्रोवाइडेड। मीन जो है कि सर्टेन जो है कि कंपनी अगर ऑफेंस कर रही है तो किसमें प्रोवाइड है, वो आपके सेक्शन 14 में प्रोवाइड है, जहाँ पे अबेटमेंट का मतलब हो गया आपका चीजों को मना करना। मीन जो है कि आप उस सर्टेन जो है कि क्राइम को कमिट कर रहे हैं जानते हुए, मीन जो है कि आपके संज्ञान में होते हुए, जो पब्लिक सर्वेंट विलफुली जो है कि नेग्लेक्ट कर दे आपके इन्वेस्टिगेशन को, तो ये सब चीजें जो है कि आपके सेक्शन 14 में दी हुई है, तो आप याद रखेंगे इसको। ये सब चीजें पढ़ने वाली हैं। देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि चीजें वही याद रखनी है जो हमारे काम की हो, मीन जो है कि हमारे पेपर में आने के हाई चांसेस हो। यहाँ पे देखिए मैं पढ़ा तो दे रहा हूँ आपको, पर ये सब रिटेन तब करना है जैसे उसके लिए आपको जो है कि करंट अफेयर से अपडेटेड रहना पड़ेगा, या कुछ चीजें जहाँ पे आप ये देखेंगे कि कौन से जो है कि न्यूज या सेक्शन है, तो वो हमें जो है कि माइंड में एक बार एक्टिव रहना चाहिए, मीन्स जो है कि हमारे पेपर में आए तो हम टिक कर सके। नहीं तो ऐसे सेक्शंस याद करने लगेंगे तो वो चीजें हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। और फॉर दी क्वेश्चन ऑफ द मार्किंग, जैसे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारे यूपीएससी में, और यूपीपीएससी में जानते हैं वो 1.33 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो वो आप जो है कि अपने हिसाब से कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से जो है कि ये काम करेंगे। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है हु इज हेल्ड फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड बाय द कंपनीज अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ द अबव, चाहे वो डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, सेक्रेटरी हो उस कंपनी में, अगर जो है कि सर्टेन जो है कि इस एक्ट के अंदर, SC/ST एक्ट के अंदर उनको जो है कि कोई भी क्राइम हो रहा है तो सारे रिस्पॉन्सिबल पाए जाएंगे कि आपने यहाँ पे अपने ऑफिस में जो है कि एक ह्यूमन इन्वायरमेंट क्यों नहीं मेंटेन करके रखा है वर्क प्लेस में, तो ये जो है कि याद रखेंगे आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपका कि व्हेन द कोर्ट अंडर द सेक्शन 12 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट शैल presume दैट द ऑफेंस इज कमिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी। तो कोई भी चीज हो रही है कि अनटचेबिलिटी के ग्राउंड में जो कि परफॉर्म हो रही है, तो ये जो है कि खाली SC के ऊपर जो है कि लागू होगा। मीन जो है कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजन है,
बस ये जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है जिसे हम छुआछूत कहते हैं, ये एससी के साथ ही जो है कि ज्यादातर देखने को मिलता है। इन्हें सर्टेन वर्ड से मैं नाम लेने चाहूंगा उन वर्ड का, उनको जो है कि एब्यूजिंग वर्ड या जो है कि उनको जो है कि डिमीन करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये चीजें जो है कि खाली एससी पे अप्लाई होंगी, जो कि सेक्शन 12 में लिखा हुआ है। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है अनटचेबिलिटी विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट, यहाँ पे जो है कि अनटचेबिलिटी क्या नहीं करेगा कॉन्स्टिट्यूट। तो देखिए कह रहा है कि एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड विद द रिगार्ड टू एंजॉयमेंट ऑफ द बेनिफिट इन द चैरिटेबल ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द जनरल पब्लिक। तो यहाँ देखिए कुछ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है कि आपको जितना पता है तो इसका एसेंस नहीं दे रहा है। देन जो है कि देखते हैं मीन जो है कि इस ऑप्शन में वैसा कुछ नहीं लग रहा है। कह रहे हैं कि बेनिफिट और चैरिटेबल ट्रस्ट मीन जो है कि हाँ भाई, अगर वो चैरिटेबल ट्रस्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए अप्लाइड नहीं है तो वो वहाँ नहीं होगा, तो ये जो है कि हमारा अनटचेबिलिटी के अंदर नहीं आएगा। देन जो है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी एक्ट जो है कि एक्यूज हो विद रिगार्ड टू यूज ऑफ द फाइनरी, तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे यूज ऑफ फाइनरी का मतलब हो गया कि आप कोई भी सर्टेन प्रोविजन फाइन से रिलेटेड हो गया अदर चीजें, तो उसके लिए जो है कि ये कह रहा है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। देन जो है कि एक्यूज जो है कि नॉट बीइंग कॉम्पोनेंट टू कमिट ऑफेंस, मीन जो है कि अगर वो ऑफेंस के लिए भी नहीं है, मीन्स एक्यूज जो है नॉट कॉम्पिटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, मीन जो है कि वो कोई ऑफेंस कमिट नहीं कर रहा है या जो है कि उसके अधीन नहीं है, तो ये जो है कि गलत है आपका। देन डी कह रहा है कि एक्यूज एंड कंप्लेंट विक्टिम बिलोंग टू द सेम सोशल ग्रुप, तो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। मीन जो है कि अगर वो दोनों अगर एससी एसटी के कंपोनेंट से ही बिलोंग कर रहे हैं तो यह चीज वो अप्लाई नहीं होगी, तो ये आपको याद रखना है। मीन जो है कि वो अगर एससी एससी आपस में जो है कि कुछ कर रहे हैं तो ये अप्लाइड नहीं होगा। यहाँ पे दूसरी जो है कि अदर पर्सन पे अप्लाई होगा, तभी ये कंप्लेन एक्यूज की जाएगी। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोर्ट कैन प्रिज्यूम दैट एनी एक्ट कमिटिंग ऑफेंस वाज कमिटेड टू द ग्राउंड ऑफ द अनटचेबिलिटी इफ दिस सच ऑफेंस इज कमिटेड इन रिलेशन टू, तो ये जो है कि आप मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट जो है कि ये याद रखेंगे ब्रीफली, देखिए शेड्यूल कास्ट पे होता है। देन जो है कि ये सब देखिए अब सेक्शन से क्वेश्चन है, तो मैं कहूंगा कि काइंडली आप इसको पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एज सच कोई कि कुछ है नहीं। जो सेक्शन 14 है वही है कि पब्लिक गुड फेथ में जो है कि प्रोटेक्शन होना चाहिए। देन यहाँ पे आपका कह रहा है कि नॉट करेक्टली मैच है, तो यहाँ पे एक्ट दिया हुआ है और ईयर मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है कि सर्टेन प्रोवाइडेड प्रोविजन प्रोवाइडेड है आपके मैरिज से लेके जो आपकी पॉलीगैमी हो गई या पॉलीएंड्री होगी, तो उससे सर्टेन कि आप एक हस्बैंड और एक वाइफ ही हो सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें यहाँ लिखी हुई है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे इसमें था सर्टेन जो सती एक्ट है अलग से, जिसको आप जो है कि कर दिया कि सती प्रथा जो है कि बैन है, तो यहाँ पे सर्टेन ऐसे प्रोविजन है जो प्रोवाइडेड है 1955 में, जो हिंदू की मैरिज से डील करते हैं। देन जो है कि सक्सेशन एक्ट भी यही है, जिसमें आप जो है कि एक बार देखेंगे अभी यूपीएससी में ही मितकर्षा लॉ, मीन जो है कि मितकर्षा लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपकी इनहेरिटेंस और इन सब पे बातें करता है। तो ये सब एक्ट क्लियर आपको याद रहनी चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि नॉट मैच करेक्टली है, तो ये दोनों तो करेक्टली मैच है ईयर में। देन जो है कि आपका ये कह रहा है कि सर्टेन जो है कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन द इलेक्शन फॉर द लोकल बॉडीज प्रोवाइड करता है, तो नहीं है। जैसा कि आप 73 अमेंडमेंट कॉल कर रहे होंगे, तो ये है आपके पंचायत से रिलेटेड, और पंचायत में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वुमेन्स की सीट रिजर्व हो। ये होता है म्यूनसिपैलिटीज में, म्यूनसिपैलिटी मतलब अर्बन लोकल बॉडी हो गया या जिला परिषद हो गया, इन सब में जो है कि आपकी जो जिला परिषद की कमेटी होती है, यहाँ पे जो है कि वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए, और वो है आपके 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी ये ऑप्शन सही है कि सती प्रिवेंशन एक्ट जो है कि 1987 में एनेक्ट कर दिया गया था, जिसको आप यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। आई होप जो है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें सर्टेन एक्ट्स हैं और उनके ईयर मैच करने हैं, तो इनको हम डायरेक्ट सॉल्यूशन से देख लेते हैं। जो आपका इंडियन आर्म एक्ट है वो कब है? 1978 में। रॉयल्स टाइटल एक्ट जो कि हमारे इंडियन आर्म एक्ट पे क्या बातें करता है ये ब्रीफली जान लीजिए। जो भी हमारे गन्स और एम्यूनिशंस होते हैं इनको रखने के लिए सर्टेन प्रोविजंस है, जहाँ पे आपको सर्टेन लाइसेंस लेने होते हैं। ये सब 1970 एक्ट का जो है कि प्रोविजन है। और अभी आर्म एक्ट जो है कि अमेंडमेंट होकर आया है न्यू वाला, उसमें जो है कि कोई प्रोविजन नहीं कि आप नया लाइसेंस ले सकते हैं। सर्टेन प्रोविजन है और सर्टेन एक्सेप्शंस भी है वहाँ पे। तो ऐसा जो है कि आप याद रखिएगा, ये डील किससे करता है? आपके गन और एमुनेशन में, जो है कि बंदूक गोलाबारी रखने से डील करता है ये एक्ट। रॉयल्स टाइटल एक्ट में जो है कि आप जैसे टाइटल्स हो गए, जो महाराजा धीराज या जो है कि नाइब, ये जो कि नायब या साहेब जैसे टाइटल जो है कि ये प्रोविजन 1876 से डील करता है, जो कि हमने एबोलिशन ऑफ टाइटल्स में जो है कि अपने आर्टिकल 18 में भी जो है कि ये आता है, जो आप जो है कि सर्टेन टाइटल्स यूज नहीं कर सकते हैं। देन इंडिया हाई कोर्ट एक्ट जो है कि 1861 का है, और डाइवोर्स एक्ट आपका 1869 का है, और ये सब है कि बहुत पुराने प्रोविजन है, तो बस एक बार आप देख सकते हैं। देन कह रहा है कि वुमेन और डोमेस्टिक वायलेंस जो है कि एक्ट जो है कि कब एनफोर्स हुआ था?
तो ये जो है कि आपका 26 अक्टूबर 2006 में हुआ था, जिसमें एज सच कोई चीजें नहीं है। और वुमेन्स फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस, जानते हैं कि वुमेन्स के अगेंस्ट जो भी वायलेंस हो रहा है इन दी हाउस होल्ड या कहीं भी, तो वो जो है कि इस एक्ट के अंदर पनिशेबल है। सर्टेन फाइन प्रोविजन है, तो ये सब याद रखेंगे। देन कह रहे हैं सर्टेन एक्ट जो है कि इसमें सोशल एक्ट कौन सा नहीं है, तो देखिए मीसा एक्ट क्या होता है, ये होता है आपका मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है। ये जो है कि कोई सोशल एक्ट नहीं है। बाकी एंटी डाउरी हो गया, दहेज से रिलेटेड, या प्रिवेंशन ऑफ द सिविल राइट्स, या प्रिवेंशन ऑफ द इमोरल ट्रैफिक एक्ट हो गया, तो ये सब जो है कि आपके सोशल एक्ट है। देन जो है कि आपका क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो है कि एनेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी 1952, जो है कि आपका जो है कि जो भी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था उसको जो है कि आप रिपील कर दिया गया था। मीन जो है कि ये कह रहा है कि एनेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये जो है कि 1871 में जो कि ट्राइबल पीपल्स थे, जो भी आपके ट्राइबल्स पीपल्स थे, उनको हैबिचुअल हैबिचुअल ऑफेंडर्स माना गया था। हैबिचुअल ऑफेंडर्स माना गया था, मीन जो है कि वो सर्टेन क्राइम करते रहते हैं। जैसे उनके जंगल एरिया में रहते थे, तो वहाँ कोई और आ जाए तो उनको जो है कि अलाउ नहीं करते थे, और जो है कि सर्टेन क्राइम कमिट करते थे। वो जंगल रिसोर्स को ही अपना जो है कि सब कुछ मानते थे, मीन जो है कि वो उनकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रिसोर्स को जो है कि एक्सप्लॉइट करने के लिए इनको जो है कि हैबिचुअल ऑफेंडर कह दिया, और ये जो है कि एक्ट लाया था आपका 1871 में इन्होंने। देन जो है कि इसको जो है कि रिपील कर दिया गया था 1952 में, जो है कि आप याद रखेंगे। ये मैंने देखिए, हाँ आंसर तो ये है कि एनेक्ट किया गया था 1871 में, ये 1952 बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आपका जो है कि देखिए 2016 में पूछा गया, तो इसलिए पूछा गया था कि इसका अपडेटेशन क्या है। तो ये 1952 यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इस दिन जो है कि ये एक्ट, इस ईयर में आपका एक्ट जो है कि रिपील कर दिया गया था। तो ये जो कि आप आई होप समझ गए होंगे। देन ये सब जो है कि कब इन्फोर्स हुआ, तो ये जो है कि आपका इन्फोर्समेंट डे ये है, ये प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट पे ये सब 1898 का, तो ये देख लेंगे। बाकी कितने सेक्शन प्रोवाइडेड है इसमें, तो इसमें जो है कि आपके 23 सेक्शन प्रोवाइड है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया 20 से ऊपर, तो वो टोटल 23 सेक्शन है, जो कि यहाँ से आप चाहे तो एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से प्रोविजन यहाँ दिए गए हैं। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, ये आपका जो है कि बात कर रहा है शेड्यूल कास्ट से जो है कि एट्रोसिटीज एक्ट में कौन जो है कि रूल्स बना सकता है, तो वो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कि रूल असाइन कर सकती है। ये जो है कि यूनियन सब्जेक्ट में आता है, जो हमारा फेडरल लिस्ट है, फेडरल लिस्ट इन दिस शेड्यूल 7। तो यहाँ पे जो है कि यूनियन लिस्ट में मेंशन किया गया है कि ऐसे एक्ट पे जो है कि मीन्स ऐसे प्रोविजंस पे खाली सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे रूल्स बना सकती है। देन इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा 25th क्वेश्चन है। ये क्या बात कर रहा है, ये आपका इकोनॉमिक बायकॉट, ये सब सेक्शन से रिलेटेड है, तो इसको जो है कि देख लीजिएगा। सेक्शन सेकंड बी सी में जो है कि क्लॉज बी और सी में जो है कि इकोनॉमिक बायकॉट की बात की गई है। देन ये सब जो है कि आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कितने मिनिमम पनिशमेंट रहेगी, तो वो 1 ईयर की, ये जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, जो 1 ईयर की वहाँ पे मिनिमम इम्प्रिजमेंट की बात है अपने इस एक्ट में। देन ये सब क्वेश्चन जो है कि सर्टेन उसी एक्ट से रिलेटेड है, तो इनको थोड़ा स्किप करते हैं, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे जो कि हाई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है कि रहने चाहिए, जो है कि आपको जो है कि स्पेशल कोर्ट को जो है कि ट्रायल ऑफेंस में करेंगे। देन जो है कि आपका नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो है कि आपका ये कोई भी जो है कि कोर्ट है, वो स्पेशल कोर्ट को किस लिए बनाया गया, स्पीडी ट्रायल के लिए। मीन जो है कि हमने देखा कि यूपी में जो है कि ऊपर क्वेश्चन में स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, तो वो किस लिए कि स्पीडी ट्रायल हो सके, उनको जस्टिस जो है कि जल्दी दिया जा सकते हैं। देन यहाँ पे कोई भी अपील है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल उसमें, तो कोई जजमेंट जो है कि आपका बोथ फैक्ट और लॉ दोनों पे डिपेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फैक्ट पे किसी ने बोल दिया कि ये ऐसा ऐसा इन्होंने जो है कि ऑफेंड किया है मुझे, या सर्टेन जो है कि क्राइम कमिट किया है, आप उनको जो है कि डायरेक्ट इस एक्ट के अंदर पनिशमेंट दे दें। तो यहाँ पे वो लॉ के अकॉर्डिंग्स में भी होना चाहिए कि मेरे सामने वाला भी जो है कि हर्ड हो, जो कि हर्ड मतलब उनको भी उनकी भी बात सुनी जाए, तो यहाँ पे ये प्रोवाइड है। देन ये सब जो है कि आपका देखिए क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे मैं आपको जो है कि कुछ सर्टेन डॉक्ट्राइन समझा देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि शेड्यूल कास्ट जो कि एक्ट है, स्पेशल प्रोविजन है, तो इसमें से किस प्रिंसिपल पे, किस डॉक्ट्राइन पे बेस है, तो यहाँ पे वो जो है कि आपका डॉक्ट्राइन ऑफ दी प्रोटेक्शन डिस्क्रिमिनेशन पे बेस है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ सिविलिटी क्या होता है, इस क्वेश्चन को देखिए। डॉक्ट्राइन ऑफ सिविलिटी सर्टेन चीजें होता है कि मीन्स जो सीवियर सर्टेन पार्ट मीन्स कोई लॉ या कोई एक्ट है, उसका खाली कोई एक सेक्शन या कोई एक पार्ट जो है, उसको जो है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अनवैलिड मीन जो है कि अनवैलिड या जो है कि वॉइड डिक्लेयर कर दे। बाकी पार्ट जो है कि बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है कि वैलिड माना जाता है, और वो एनेक्टेड रहता है। तो ये जो है कि आपका जो है कि सिंपल लैंग्वेज में देखिए, तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है, कोई भी लॉ एक्ट है उसमें से सर्टेन सेक्शन या उसका पार्ट जो है कि इनवैलिड या वॉइड डिक्लेयर कर दे,
बाकी जो है कि इनवैलिड मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो जो है कि पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बाकी जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, तो उसको क्या कहते हैं हम, डॉक्ट्राइन ऑफ सिविलिटी कहा जाता है। बाकी आपका ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीफर्ड पोजीशन क्या है, यहाँ पे जो है कि देखिए सर्टेन प्रोविजंस मींस आपके सर्टेन प्रोविजन जो है कि सर्टेन प्रोविजंस मीन जो कि फंडामेंटल राइट जो है ज्यादा प्रोटेक्शन में रहते हैं, मोर प्रोटेक्शन मीन जो कि प्रीफर्ड पोजीशन ऐसी नाम से समझ रहे होंगे जिसको ज्यादा प्रीफरेंस दी जाए। तो आपके सर्टेन फंडामेंटल राइट जो कि ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं अदर सिविल राइट, या जो है कि आपके अदर सिविल राइट हो गए या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट हो गए, तो उनको जाके इसको फंडामेंटल राइट को ज्यादा प्रीफरेंस दी जाती है, मोर प्रोटेक्शन। तो ये आपका क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ दी प्रीफर्ड जो है कि पोजीशन होता है। देन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया, देखिए हमारे यहाँ जानते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे जैसे एस सी हो गया, SC ST, उनको बहुत ज्यादा वनरेबल या डिसएडवांटेज ग्रुप माना जाता है, जिनके साथ हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है, जैसे हमने राइट टू इक्वालिटी ये सब पढ़ा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है कि आपका एफर्मेटिव एक्शन लेती है, जो कि हमारे इसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आता है, जो कि एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंडर, जो कि मैंने आर्टिकल 14 में आपको पॉलिटी वाले चैप्टर्स में पढ़ा है, तो वहां से आप इसको रेफर कर सकते हैं ब्रीफली, जो कि हमारे रूल ऑफ लॉ इन सबको होल्ड करता है। तो ये बात याद रखेंगे, जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का जो है कि आपका डॉक्ट्राइन है वो क्या करता है, बस वल्नरेबल और सेक्शन ग्रुप को जो है कि मोर प्रोटेक्शन देता है इन दी एक्शन ऑफ द अफर्मेटिव एक्शंस, तो ये चीज है। देन हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है, ये जो है कि सारे प्रोविजन को मीन देखिए हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में हार्मोनी मतलब क्या होता है, सबको जो है कि पीसफुली रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी सारे प्रोविजन है किसी एक्ट के या लॉ के, उनको जो कि ऑल प्रोविजन जो कि बैलेंस रखा जाए, मीन जो है कि अगर इनको प्रोटेक्शन दी गई है तो अदर सिविल राइट्स मीन सिविल राइट्स तो सबके लिए हो गए, इसमें लिखा होगा यहाँ पे देखिए नाम चेंज हो गया, सिविल राइट्स जो है सबके लिए होते हैं। तो सर्टेन सेक्शन के कहने पे जो है कि अदर सेक्शन के सिविल राइट भी वायलेट ना हो, तो यहाँ इस एक्ट को हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में रखा जाएगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, जो भी है सिविलिटी, प्रीफर्ड पोजीशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये सब है। बाकी अगर पॉलिटी के सेक्शंस में ये आएगा तो मैं इनका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जो एक लक्ष्मीकांत में भी जो एक चैप्टर मेंशन है, जहाँ पे ये पूरा अलग से अब एक चैप्टर दे दिया गया है, तो इसका भी जो है कि मैं सिंप्लीफाइड करके अलग से वीडियो बना दूंगा। देन इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि बात कर रहा है कि कौन हु इज एम्पावर्ड मीन जो कि कौन एम्पावर है इम्पोजिशन और रियलाइजेशन ऑफ कलेक्टिव फाइन SC ST के अंदर। तो ये जो है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कि एम्पावर है, जो कि सर्टेन जो है कि आपको फाइन करेगी, जो भी SC ST के मीन जो है कोर्ट इम्पोज कर रही है, किसी एक्यूज पर्सन जो है कि कन्विक्ट हो जाएगा, तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है कि उसको कलेक्ट करेगी। देन जो है कि आपका इसी यही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है कि कह रहा है अबेटमेंट पे या कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट हो उन पे जो है कि सर्टेन ऑफेंस किए जाए, तो ये सारे जो है कि इसके अंदर आते हैं, सारे प्रोस्टिट्यूट किए जाएंगे, मीन जो है कि सब पे जो है कि कार्रवाई चलेगी। देन जो है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात कर रहा है कौन सा सेक्शन होना चाहिए इंडियन पेनल कोड में, जो कि बात कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ द सर्टेन प्रोविजन। तो ये आपका सेक्शन 6 है, जो कि आप देख सकते हैं सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। देन इन सबको हम स्किप करते हैं, और जैसे कि हम देख सकते हैं ये सब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट पे है, तो इतना ज्यादा मतलब इस एक्ट में जाना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि क्राइम रेट की वजह से जो भी MP, UP और राजस्थान है, आप ये देखेंगे अभी तो कौन से पीसीएस में देखिए सबसे ज्यादा पूछा गया, MP PCS, MP PCS, MP PCS, MP PCS, MP PCS, MP PCS, और कुछ जो है कि जैसे यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे जो है कि कास्ट के जो है कि कस्टिजन केस जो है कि बहुत हाई रेट पे है, तो इसीलिए जो है कि यहाँ पे इन एक्ट्स का जो है कि यूज बहुत होता है, तो ये सर्टेन यूज में रहते ही हैं। देन इसी के साथ हम देखें तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपके वही हैं, इसका PDF चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं अटैच कर दूंगा। ये सब क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करिएगा खुद, जो है कि एज मच सेक्शंस में नहीं जाइएगा, बट जो है कि जो भी प्रोविजन उनको जो है कि एक बार ब्रीफली सॉल्व कर सकते हैं। देन यहाँ से क्वेश्चन थोड़े हमारे चेंज हो रहे हैं, जो कि है आपके राइट टू इन्फॉर्मेशन पे। अब ये क्वेश्चन जो है कि बात कर रहे हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है कि हमारा कब लागू हुआ था, तो जानते हैं कि हमारा RTI एक्ट जो है, RTI एक्ट आपका 15 जून 2005 में जो है कि ये लॉन्च किया गया था, जो कि हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका मेनली जो है कि आर्टिकल 19 के जो है कि हमारे राइट टू फ्रीडम में आपके राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी ऐड किया गया है, और बाकी आर्टिकल 21 में जो लाइफ एंड लिबर्टी है उसमें तो ये आपका जो है कि ऐड ही है। तो ये आपको याद रखना है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है कि पहले नहीं प्रोवाइड था, बाद में जो है कि इसको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और जो है कि एक एक्ट के थ्रू जो है कि हमारे फंडामेंटल राइट और जो है कि आर्टिकल जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया है, जो कि RTI एक्ट 2005 से जो है कि बनाया गया है, जहाँ पे आप ये इन्फॉर्मेशन बॉस करके पढ़ सकते हैं। देन सेम क्वेश्चन कब आया है, 2005 में आया है। ये क्या है, एक हमारा एक लीगल राइट है, मीन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल में जो कि राइट में जोड़ा गया है, पर ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता, ये हमारा लीगल राइट आता है। मीन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट प्रोवाइड हो अदर देन फंडामेंटल राइट, इसको लीगल राइट कहते हैं। जैसे आपका
लीगल राइट में जैसे राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31 में, पहले क्या था फंडामेंटल राइट, देन इसको जो है कि डिलीट करके हमने कहाँ डाल दिया 300A में डाल दिया, जो कि अब क्या है हमारा लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। देन दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन पे है। देन जो है कि यहाँ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बात कर रहा है आपका कि यहाँ पे सर्टेन जो है कि टर्मिनोलॉजी मेंशन्ड इन दी प्रीएम्बल, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन से डील करती है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, यस इन्फॉर्मेशन जो है कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए कि आप जो है कि सर्टेन जो है कि चीजों को जान सके। पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी रखे गए हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर फंड है, तो कोविड के टाइम पे वो जो है कि इस प्रोविजन में नहीं था, क्योंकि एक पेटिशन डाली गई थी पर इंफॉर्मेशन जो है कि नहीं प्रोवाइड की गई। तो ये याद रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी भी होती है पर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ चीजें एक्सक्लूड भी कर सकती है। यहाँ पे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो, इन्फॉर्म सिटीजनरी हो, या पैरामाउंटेंसी ऑफ द डेमोक्रेटिक आइडियल, इस सबको माना जाता है कि डेमोक्रेसी का एक आइडियल है कि आपको जो है कि अपने कंट्री के सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता हो। बट जो है कि आपके इसमें सर्टेन एक्सेप्शन क्या है, जो मोस्ट सीक्रेट चीजें होंगी, या इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, या नेशन की सॉवरेनिटी से, या जो भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर करे, तो वो सब राइट टू इन्फॉर्मेशन के पर्व्यू में नहीं आता है। ये आप याद रखेंगे, मिलिट्री ऑपरेशन ये सब जो है कि चाहे तो आप इन्फॉर्मेशन पिटीशन फाइल करें तो वो डिनाई कर दी जाएगी। तो यहाँ पे जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ऑब्जेक्टिव क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का, टू एम्पावर, यहाँ पे क्या, हाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन नॉट ट्रू है, मीन जो है कि ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है इसमें से। तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पे आपका यही कि वुमेन को एम्पावर और वीकर सेक्शन को तो इसलिए नहीं है, यहाँ सारे सिटीजन को, खाली वुमेन्स के लिए नहीं, सारे सिटीजन को एम्पावर करना है, डेमोक्रेसी को जो है कि रियल सेंस में अप्लाई करना है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट को जो है कि ये सब इसके ऑब्जेक्टिव है। देन इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बात कर रहा है कि जो हमारा एक्ट है आरटीआई एक्ट, इसमें जो है कि नॉट प्रोवाइडेड है, इनमें से कौन सा प्रोविजन प्रोवाइड नहीं है। तो देखिए उस टाइम के जो है कि 26 के एक्ट पे ये चीजें नहीं प्रोवाइड थी, मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि आपका एज भी चेंज कर दिया गया है, जो कि अब देखिए 5 ईयर जो था ज्वाइनिंग था, इसको लेटर ऑन जो है कि सर डिक्रीज किया गया था। तो इसको जो है कि आप एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे। जैसे देखिए जब ये क्वेश्चन आस्क था तो यहाँ पे जो है कि बी उसका सही आंसर था, मीन जो है कि आपका ये एप्लीकेशन जो है कि रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन करेगा तो उसे जो है कि रीजन देना पड़ेगा सीक इन्फॉर्मेशन करने के लिए। पर ये जो है कि आप आरटीआई अभी फाइल करेंगे तो आपको कोई भी रीजन नहीं देना है कि हम जो है कि किस लिए जो है कि जानना चाहते हैं। तो ये जो है कि चेंज कर दिया गया था 2019 में अमेंड करके, जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो है कि नॉट मोर देन 10 इलेक्शन कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सॉरी मैंने इलेक्शन कमीशन कह दिया। यहाँ पे जो है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है कि हमारे यूनियन लेवल पे होते हैं, और स्टेट लेवल पे एसआईसी होते हैं जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। तो उन्होंने जो है कि इस प्रोविजन को जो है कि अमेंड किया था, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे जो है कि आपको बताया गया है कि यहाँ पे क्या रिलेट नहीं कर रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है कि फंक्शन और पावर जो है कि, तो यहाँ पे क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन जो है कि नॉट रिलेटेबल है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 12 जो है जो कि रिलेटेबल नहीं है। यहाँ पे पावर ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर में, जो कि हमारे आरटीआई एक्ट 2005 में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे देखिए 1976 में राज नारायण जो है कि वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस हुआ था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि जो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो जो है कि ट्रीटेड एज द फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। और इस एक्ट को जो है कि एम्पावर करने के लिए सर्टेन प्रोविजंस ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। जो कि सेक्शन 12 जो है वो रिलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो है कि बनाने में, जो है कि आपके जो है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को बनाने के लिए। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, क्योंकि हमारे फंक्शन और पावर से नहीं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से बात की गई है जो हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि पेनल्टी अंडर द सेक्शन 20, ये क्या है आपका, जो कि हमारे सीआईसी और आईसी जो है कि डिटरमाइन करेंगे जो भी पेनल्टी लगेगी आपके इस एक्ट के अंदर, जो है कि हमारा आरटीआई एक्ट है, इस एक्ट के अंदर। यानी किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ, 5 में हुआ। टेन्योर क्या रहना चाहिए, देखिए टेन्योर जो है कि पहले जो है कि अराउंड 5 ईयर था, ये बाद में चेंज कर दिया गया था। देखिए नाउ इज 3 ईयर्स और 65 ईयर, 5 ईयर से घटा के 5 या शायद 6 था, तो है कि 5 ईयर था। तो जो है कि अब एज ऑफ नाउ ये क्वेश्चन पूछे कि सीआईसी का जो है, सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनका टेन्योर 3 ईयर्स का होता है और 65 ईयर तक केस को। और इनको अपॉइंट कौन करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। क्या होती है सिलेक्शन कमेटी, जो इनको सेलेक्ट करते हैं कि कौन बनेंगे। जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि माने जाते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। देन जो है कि आपके एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि
पीएम अपॉइंट करेंगे। तो एक तरह से सिलेक्शन कमेटी तो बस जो है कि नाम की है, यहाँ पे जो है कि जो पीएम चाहेंगे वही अपॉइंट होंगे, क्योंकि ये दोनों लोग तो एक ही सेम वोट करेंगे तो 2:1 का रेशियो हो जाएगा, तो कोई टाई अप की बात ही नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट दी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और ये कि दोनों में यहाँ देखिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर आएगा जो कि स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, यहाँ से कौन नहीं हो सकते। तो यहाँ से जो आपके मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टेरिटरी में जो है कि किसी कोई भी एमएलए जो है कि वो इनके मेंबर नहीं बन सकते हैं। बाकी जो है कि जर्नलिज्म फील्ड से हो, लीगल फील्ड से हो या साइंस टेक्नोलॉजी, तो वो लोग जो है कि इसके मेंबर बन सकते हैं, जो कि हमारे आरटीआई एक्ट 2005 में प्रोवाइडेड है। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि आपको बात कर रहे हैं क्वेश्चन कि मजदूर किसान शक्ति संगठन है, वो एक सोशल मूवमेंट है जो कि एसोसिएट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपके आरटीआई एक्ट जो है कि यहाँ से जो है कि जो एमकेएस था, ये मजदूर किसान संस्था थी, उनके जो है कि चलते हुए जहाँ पे आप ये पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि 1991 में थी। सोशल एक्टिविस्ट अरुणा रॉय, निखिल देव, शंकर जोगी सिंह, इन्होंने जो है कि इस अपने जो है कि मूवमेंट को लीड किया और इस एक्ट में जो है कि कंट्रीब्यूशन देके हमारा आरटीआई एक्ट जो है कि पास कराया था। देन जो है कि देखा जाए यहाँ पे कौन सा केस बनता है जो कि रिलेट करता है हमारे आरटीआई एक्ट से। तो ये जो है कि नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है कि केस है, जो कि 2012 का केस जो रिलेट करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये जो है कि याद रखें, पुराना क्वेश्चन है तो ऐसा जो है कि दोबारा रिपीट होने के कम चांसेस है। बस ये याद रखिएगा कि नमित शर्मा केस एक केस था जो हमारे आरटीआई एक्ट से रिलेट करता है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं, यहाँ पे असर्शन दिया है और रीजन दिया है, हमें बताना है कि क्या ये दोनों करेक्ट है या एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आपका जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, इज ए जनरल बीइंग रिस्पांसिबल फॉर द इंक्रीजिंग द सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इन द ब्यूरोक्रेसी। तो यस, ये जो है कि आपका सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी आपके ब्यूरोक्रेसी में जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लाई करती है कि नहीं, में जो है कि वो इन्फॉर्मेशन अकाउंटेबिलिटी और जो है कि अपनी अकाउंटेबिलिटी को हेल्ड कर रहे हैं कि नहीं, आंसरेबल है कि नहीं। तो ये यहाँ पे सेशन आपका करेक्ट है। द रीजन कह रहा है कि इट इज स्टिल हैज माइल्स टू गो टू क्रिएट द डिजायर इम्पैक्ट। तो यस, ये जो है कि अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो अंडर प्रोविजन में नहीं है या इसको इवॉल्व होने की जरूरत है। तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मीन जो है कि डिजायर्ड माइल है, मीन जो है कि हमें अभी इस एक्ट में बहुत ज्यादा और आगे जाना है। तो ये जो है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कह रहे थे। यहाँ बी आपका जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट बात करें तो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, सिक्योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी पब्लिक अथॉरिटी। तो ये जो है कि हमारे आरटीआई एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव है जो कि हमने ऊपर देखा था, इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन जो है कि मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हाई कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट कहा था, आरटीआई जो है एप्लीकेंट शुड टेल अ रीजन। ये जो है कि बाद में जो है कि मद्रास कोर्ट ने, जैसे कि मैंने बताया ऊपर हम क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हैं, तो पहले क्या था, आपको जो है कि देनी थी, रीजन देना था, पर लेटर ऑन जो है कि आप जो है कि आरटीआई फाइल करेंगे तो रीजन देने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे प्रोविजन प्रोवाइडेड है। देन इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नॉट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ द सिटीजन चार्टर। अब सिटीजन चार्टर क्या होता है, किसी भी मीन्स जो है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है या जो कुछ भी है, तो वहाँ पे सर्टेन प्रोविजंस जो होते हैं, रूल रेगुलेशन, उसको सिटीजन चार्टर कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा बेसिक एलिमेंट नहीं है, तो इसको आप जब एक बार याद कर लेंगे, ये सारी चीजें थे 9 बेसिक एलिमेंट जो कि सर्टेन यहाँ दी हैं, तो उनमें से आपका ये वाला नहीं है, प्रोविजन फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द एजेंसी वर्क, ये आपके सिटीजन चार्टर में नहीं आता है। और सिटीजन चार्टर क्या होता है, अभी किसी भी वेबसाइट को खोलेंगे तो किसी वेबसाइट को खोलिए, जैसे सीआईसी की वेबसाइट को खोलेंगे, या 3 डॉट हो गया, ये जो कि यहाँ जो है कि अबाउट, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफाइल, फोटो, ये सब लिखा रहता है। तो यहाँ पे या यहीं पे जो है कि आपको एक सिटीजन चार्टर का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड करके पढ़ेंगे, तो उसमें जो है कि वहाँ के सर्टेन रेगुलेशन और ये 9 बेसिक एलिमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो कह रहा है कि नेशनल लेवल पे विच मिनिस्ट्री जो है कि नोडल मिनिस्ट्री है आपके ट्राइब्स और जो है कि फॉरेस्ट डेवलपर, मीन जो है कि शेड्यूल ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट को जो है कि इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर ट्राइब की बात है, तो ऑफकोर्स ये बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रहेगी, जो ट्राइब के इस एक्ट से जो है डील करेगी। तो ये आपको याद रखना है, और ये याद रखना है कि 2006 में ये एक्ट पास हुआ था। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि इस एक्ट में जो है कि आपको कोई भी जो है कि जो अथॉरिटी है वो इनिशिएट कर सकती है प्रोसेस फॉर द डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इंडिविजुअल कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, और बोथ जो है कि कम्युनिटी राइट हो चाहे फॉरेस्ट राइट हो, तो ये कौन कर सकता है, ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है। और ये जो है कि आपको याद आना चाहिए, जो हमारा शेड्यूल ट्राइबल एरिया है जो प्रेसिडेंट फॉर्म करते हैं, जिसमें ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ये सब बनता है,
या जो है कि और भी रीजनल काउंसिल बना सकते हैं। तो ये सब आर्टिकल जो आपके 244 में प्रोवाइडेड है, तो ये प्रोविजन आपको याद रहनी चाहिए। तो यहाँ से जो है कि आपका डी आंसर हो जाएगा, ग्राम सभा को ऑथराइज किया जा सकता है, जिसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि आपका एनजीटी एक्ट जो है 2010 का, यहाँ पे जो है कि इसके बारे में सर्टेन प्रोविजन दिए गए हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा जो है कि इसमें से करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे पहला करेक्ट है जो कि हेल्दी और इन्वायरमेंट जो है कि आपका आर्टिकल 21 के अंदर, तो ये करेक्ट है। बाकी देखिए ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मीन जो कि अब आप आर्टिकल 275 देखेंगे और उसका सेक्शन 1, तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन और ग्रांट देने हैं राइजिंग द लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल एरिया। और जो है कि ये 243A में भी लिखा हुआ है कि पावर एंड फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा इज मेंशन इन द आर्टिकल 243, जो कि हमारा आर्टिकल 243 की से डील करता है पंचायत से, जहाँ पे 243 से 243 के सेक्शन ओ तक पे हैं पंचायत, जो कि हमारे 9th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, मतलब तीनों ही करेक्ट है। बट जो है कि यहाँ पूछा गया एनजीटी एक्ट में कौन सा फॉलोइंग प्रोविजन, तो वो खाली आर्टिकल 21 को जो है कि फॉलो अप करता है, इन दोनों को नहीं करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होते हुए भी इस क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट इस एक्ट के अंदर नहीं आएंगे, तो आंसर होगा हमारा ओनली ए। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। देन जो है कि हम नेक्स्ट देखें तो एनजीटी एक्ट कब हुआ था, ये जो है कि 2010 में हुआ था। यहाँ पे कितने दिन के जो है कि आप जो है कि डिसीजन ट्राइब्यूनल कोर्ट में पेंडिंग रख सकते हो, तो 90 डेज का जो है कि प्रोविजन है जब डिसीजन जो है कि एनजीटी को देना होगा, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली करके पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा जो है कि करेक्ट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, जो है आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में। तो यहाँ पे देखिए मेड बाय ब्रिटिश रूलर्स, तो ये आपका करेक्ट है। ये जो है कि रिप्लेस किया था अनदर एक्ट ऑफ द इंडिया पार्लियामेंट, यस जो है कि अब रिप्लेस कर दिया गया है। और इम्प्लीमेशन जो है कि बिकम डिस्प्यूटेड, तो ये भी जो है करेक्ट है। बस ये स्टेटमेंट जो है कि नॉट करेक्ट है कि पर्पस टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ लैंड फार्म्स इन इंडिया, तो जो है कि ये लैंड को लेने का एक्ट था, ना कि जो है कि उनको जो है कि प्रोसेस हेल्प करने के लिए था। तो ये जो है कि गलत इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। देन जो है किसी के साथ देखें तो सर्टेन जो है कि आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पूछा गया ये एक्ट कब जो है कि इंप्लीमेंट किए गए। तो यहाँ से आप एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे। पेमेंट वेजेस एक्ट 1936 का है, 48 का है, 65 और 76 का है। तो ये आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। देन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि यहाँ से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। फिर से ये जो है कि एक्ट, ये जो है कि आपको याद करना होगा खुद से कि कंपनीज एक्ट कब जो है कि इंप्लीमेंट हुआ है। जैसे 2023 से कंपनी एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, पार्टनरशिप। अब देखिए ये सब एक्ट बहुत ज्यादा डिटेल में जो है कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा प्रोविजन, जैसे अगर कोई ईपीएफओ का पेपर भी रिसेंटली दे रहा होगा तो इन सब एक्ट्स को पढ़ रहा होगा। इसमें बहुत सारे सेक्शन और प्रोविजन दिए गए हैं। ये जो है कि एक्ट जो है हमें जो है कि ब्रीफली याद रखना चाहिए। कंपनीज एक्ट में क्या बात है, जैसे एम्प्लॉयर और जो है कि एम्प्लॉय के रिलेशंस की बात होगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जैसे जो है कि जो भी डीलिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा, या जो है कि मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें होंगी। पार्टनरशिप एक्ट हो गया, इसी तरह सेल्स ऑफ गुड एक्ट हो गया। इसमें सर्टेन प्रोविजन प्रोवाइडेड है जो हमें यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। बस ये एक्ट के ईयर याद रहे तो यही हमारे लिए एज ऑफ नाउ जो है कि काफी है। तो ये चीजें आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात कर रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है यहाँ पे। तो आपका जो है कि फिर से वही चीज यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन में तो नहीं दिया गया है कि टेबल था, तो वही मैं देख रहा था, टेबल नहीं दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये सारे एक्ट जो है कि 1908 के हैं। ये जो है कि आपका 1908 नहीं, ये 1907 का है, जो कि एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ से देख सकते हैं। देन जो है कि ये फिर रिसेंट जो है कि ये सब क्वेश्चन इसी से है कि ये जो है कि लेक्स लॉक्सी एक्ट हो गया, बंगाल टेंडेंसी, एज ऑफ कंसेंट और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, तो किस किस ईयर में है। तो ये आपका लेक्स लॉक्सी एक्ट जो है कि 1850 का है, बंगाल टेंडेंसी 1855 का है, एज ऑफ कंसेंट 1891 और यूनिवर्सिटी एक्ट 1907 का है, जो कि आप ब्रीफली एक बार पॉज करेंगे तो आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा। देन जो है कि यहाँ पे सर्टेन क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो इनको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आपके कुछ क्वेश्चन जो है कि आपको खुद ही जो है कि करने होंगे टाइटल। तो आई होप आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि देखिए मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है उससे रिलेटेड चीजें पढ़ा दूंगा। जैसे आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पढ़ाना है तो ये एक्ट इटसेल्फ ही नहीं बहुत बड़ा एक्ट है। बस यहाँ पे आपको याद रख सकते हैं कि 2005 में जो है कि एनेक्टेड हुआ था। इसमें देखिए फॉर्मेशन ऑफ दी आपका जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और बाकी प्रोटोकॉल्स है, तो वो हम इस सेशन में और हमारे एग्जाम के लिए सच रिलेवेंट, मतलब रिलेवेंट तो है बट इन इन्वायरमेंट सेक्शन, तो इसीलिए सब क्वेश्चन में जो है कि थोड़ा
स्किप कर दे रहा हूँ, तो आप ये मत समझिए कि मतलब यहाँ पे उस चीज़ को जो है कि स्किप किया जा रहा है, पढ़ाया नहीं जाएगा। मतलब घटना चक्र जब इन्वायरमेंट वाली पढ़ेंगे तब जो है कि कवर कर लिया जाएगा। बाकी सर्टेन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसी हिसाब से मैंने सब चीज़ें शेड्यूल कर रखी हैं कि यहाँ पे इसको स्किप कर रहे हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो आपका जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपका जो है कि हमारे जो इस डिस्कशन के काम का है वो आधार कार्ड। तो ये क्वेश्चन देखिए, आधार कार्ड। तो ये क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा गया था कि आधार कार्ड का जो मेटा डेटा है कैन नॉट बी स्टोर फॉर दी मोर देन 3 मंथ्स। तो ये जो है कि ये प्रोविजन गलत है, वो आप 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। कोई भी मेटा डेटा मीन्स का हो गया, मीन्स आप आधार कहीं ऑथेंटिकेट कर रहे हैं या गवर्नमेंट के किसी पर्पज़ के लिए दे रहे हैं, तो 6 महीने से ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर सकते। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 मंथ होना चाहिए। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर द शेयरिंग ऑफ द आधार कार्ड। तो ये इन्फॉर्मेशन सही है कि आप स्टेट जो है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है कि एंटर नहीं कर सकती है विदाउट जो है कि हमारे डाटा को शेयर करने के लिए, मीन्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को हमारा आधार डाटा सेव नहीं हो सकता है। तो ये जो है कि स्टेटमेंट आपका सही होगा, तो स्टेट एंटर नहीं कर सकती है। देन जो है कि मैंडेटरी है फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो आधार जो है कि हमारे जानते हैं कि जो है कि एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, या जो केवाईसी करने में एक वन ऑफ द डॉक्यूमेंट है। नहीं तो अदर डॉक्यूमेंट भी आपका पैन कार्ड हो गया या अदर जो है कि डॉक्यूमेंट जो कि आपके प्रोविजन होते हैं, आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट उससे ले सकते हैं। तो ये भी गलत हो गया। तो अभी तक हमारा पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है। देन चौथा बात करना है कि मैंडेटरी है फॉर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो यस जो है कि आधार जो है कि आपकी प्रूफ आइडेंटिटी के लिए मैंडेटेड है। तो यहाँ पे जो है कि आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 4 स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो आप ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि आधार कार्ड जो है कि बात करता है क्या वो हमारा प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है। तो नहीं, ये जो है कि प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल नहीं होता है। डोमिसाइल जो जानते हैं कि हमारा स्टेट, कंसर्न स्टेट जहाँ पे हम रहते हैं वो इशू करता है। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कि एक अलग से सर्टिफिकेट जो है कि इशू करती है, जो हमारे सिटीजनशिप का जो है कि प्रमाण होता है। तो यहाँ पे जो है कि आधार कार्ड ओनली दी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मीन जो है कि एक तरह का हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, नथिंग मोर एल्स दिस। जो है कि ये आपको याद रखना है। आधार कार्ड क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। और एक बार आधार इश्यू हो गया तो क्या वो जो है कि डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रोविजन जो है कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो डीएक्टिवेट किया जा सकता है। मीन जो है कि आप आधार नंबर आपको फाइल करा के उसको जो है कि उस आधार को जो है कि बंद करा सकते हैं। तो ये जो है कि प्रोविजन जो है कि यहाँ पे गलत है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट गलत है, जिसका डी सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। आई होप इसको आप जो है कि पढ़ सकते हैं। आधार क्या है, जो हमारा एक 12 डिजिट रैंडम नंबर इशूड होता है, जो हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो कि यूडीएआई अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ये आप जो है की वर्ड फुल फॉर्म चेक कर लीजिएगा, जो कि हमारे टू दी रेजिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर सेटिस्फाइंग दी वेरिफिकेशन प्रोसेस, जो कि सर्टेन प्रोविजंस को, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके जो कि हमारा आइडेंटिटी कार्ड बनता है। और इससे अदर रिलीजन जो है कि रिलेटेड प्रोविजन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है प्रोविजन आपका जो है कि आरटीई एक्ट से राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि हमारे कहाँ है, आर्टिकल 21A में जो है कि जोड़ा गया है। कंपलसरी एजुकेशन वाला प्रोविजन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि टू बी एलिजिबल अपॉइंटमेंट टीचर। यहाँ पे देखिए आरटीई एक्ट जो कि राइट टू एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी टीचर होंगे एलिजिबल अपॉइंटेड इन दी स्टेट, ये पर्सन जो है कि क्वालिफाई होना चाहिए, जो भी कंसर्न स्टेट से जो है कि आपके सर्टेन क्वालिफिकेशन बनाए गए होंगे। तो ये जो है कि ये प्रोविजन सही है कि कोई भी टीचर अपॉइंट होगा, चाहे वो स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे जो ये सर्टेन क्वालिफिकेशन जो दी गई होंगी, तो उससे जो है कि उनको जो है कि क्वालिफाई करना पड़ेगा मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल को। देन जो है कि कह रहा है कि एज पर दी आरटीई एक्ट, जो भी टीचर आपके क्लास है कैंडिडेट के, तो वो जो है कि इन अकॉर्डेंस टू दी नेशनल काउंसिल टीचर गाइडलाइंस। तो ये भी जो है कि आपका सही है कि वो जो है कि आपके नेशनल काउंसिल ऑफ द टीचर गाइडलाइंस से जो है कि इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। और यहाँ कह रहा है कि मोर देन 90% जो है कि टीचर आपके इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये गलत है। यहाँ पे अगर आप डाटा चेक करेंगे तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी हैं जो कि हमारे अराउंड 65% के अराउंड करते हैं। हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो है 30% के अराउंड करते हैं। और अलग अलग इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट के पास 70% टीचर है। तो ये सब अलग अलग वैकेंसी की मीन जो है कि फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट हो, जो कि हम जो है कि इसमें वैकेंसी गैप भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है कि स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपको क्या ब्रीफली समझ गए होंगे इसको। देन जो है कि देखा जाए तो फूड कमीशन जो है कब स्टैब्लिश हुआ था, ये अपना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में स्टैब्लिश किया गया था, जो इंश्योर करता है हमारे किसको, फूड सिक्योरिटी में जो है कि कोई भी स्कैरिसिटी आगे तो गवर्नमेंट के पास सर्टेन जो है कि स्टॉक रहना चाहिए, सर्टेन स्टॉक मेंटेन रहना चाहिए कि कोई भी स्कैरिसिटी में गवर्नमेंट जो है कि
फूड जो है कि पूरे नेशन को प्रोवाइड करा सकते, तो वो जो है कि फूड सेफ्टी से हमारा यही जो है कि प्रोविजन डील करता है। और इसी के अंदर जो है कि आपका पीडीएस जो होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें जो है कि आपका अन्नपूर्णा योजना हो गया या अंत्योदय अन्न योजना हो गया, जो हमारी स्कीम चल रही है इसके अंदर, तो वो जो है कि प्रोवाइड इसी एक्ट के अंडर है, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि राइट्स और प्रिविलेजेस बात कर रहा है अंडर द प्रोविजनल लॉ प्रोविजंस ऑफ द लॉ इन इंडिया। तो जो है कि कंज्यूमर्स के राइट प्रिविलेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो कंज्यूमर के सर्टेन राइट प्रिविलेज है, वो क्या है, जैसे देखो मैंने आपको वो फूड सेफ्टी वाला जो है कि एक्ट पढ़ाया था, जो फसाई के अंडर, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसमें कंज्यूमर के पास सर्टेन देखिए राइट है कि वो एम्पावर है टेक सैंपल फॉर द फूड टेस्टिंग। तो यस, हम जो है कि फूड सैंपल ले सकते हैं, और कह रहे हैं कि कंप्लेन करने के लिए कोई फी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये प्रोविजन गलत है। आप जो है कि फूड सैंपल ले रहे हैं, आपको अलाउ है, पर आपको उसको टेस्टिंग करानी है लैब में, या जो भी आपको जो है कि उसके ऊपर कोई रिपोर्ट करनी है, तो आपको एक सर्टेन फीस जमा करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन के पास, तभी वो प्रोसेस आगे होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, नो फी नहीं, यहाँ फी की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड कह रहा है कि इन द डेथ ऑफ द कंज्यूमर हर लीगल हायर हर लीगल मीन जो है कि उनका जो भी वारिस हो गए, सन चिल्ड्रन जो भी, वो कंप्लेन कर सकते हैं उनके बिहाफ पे। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये गलत है, तो आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। देन जो है देखिए हम जो इस डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ही डिट्टो सेम क्वेश्चन है, यहाँ वर्ड बाय वर्ड देखेंगे, जो कि देखिए बीपीएससी में पूछा गया था 2022 में, और ये आईएएस प्री का क्वेश्चन है। तो जो कि आइए इसको मैं आपको ब्रीफली समझा दूं। कंज्यूमर डिस्प्यूट जो एड्रेसल है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले मैं एक बार जो है कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये जो प्रोविजन दिए गए हैं यहाँ पे, इनको जो है कि आप एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं ब्रीफली आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है कि कोई भी कंज्यूमर डिस्प्यूट एड्रेसल है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप कितने तक का, यहाँ पे देखिए आंसर जो है कि आपका है कि नन ऑफ दी अबव, जो है कि मतलब गलत कोई नहीं है, सभी सही है। तो यहाँ पे देखिए आप डिस्ट्रिक्ट में मीन जो है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी कंप्लेन है, तो वो जो है कि अमाउंट जो है कि 50 लाख से ज्यादा होगी, तब आप कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजिस्ट्रेशन में जाएंगे यूनियन लेवल पे। जो कि मोर देन जो है कि आपके जब स्टेट लेवल पे कंप्लेन रहेगी, मीन्स स्टेट लेवल पे, तो मोर देन 50 लाख तो है, पर जो है कि लेस देन 2 करोड़ होनी चाहिए, तब जो है कि वो डिस्ट्रिक्ट फॉरम जो है कि उसको हैंडल करेगा, नहीं तो हायर अथॉरिटी के आपके पास जाना होगा इन द स्टेट। और बाकी जो हायर अथॉरिटी है अदर देन द डिस्ट्रिक्ट फॉरम, उसमें मोर देन 50 लाख, और जो है कि एक मैक्सिमम लिमिट जो है कि जहाँ तक भी हो जाए, तो वहां पे ये कंज्यूमर डिस्प्यूट रिएड्रेसल आपका जो है कि काम करता है। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है कि एक से ज्यादा जो है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म बना सकती है, तो यस जो है कि ओवर बर्डन करने के लिए, और जैसे कि मैंने बताया कुछ जो है कि आपके मोर देन 2 करोड़ से जो है कि केस नहीं लेंगे स्टेट गवर्नमेंट के, बट अगर मोर देन 2 करोड़ रुपीज अमाउंट है जो डिस्प्यूट है आपका कंज्यूमर का, तो वो एक से ज्यादा जो है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म रहेंगे, तो वहां जो है कि कंसर्न कर सकते हैं हायर अथॉरिटी के पास। तो ये भी करेक्ट है। और जो है कि इनमें से एक मेंबर जो है कि वुमेन होनी चाहिए, तो यस जो है कि ये प्रोविजन प्रोवाइड किया गया कि वुमेन होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई वुमेन रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो एक वुमेन प्रोविजन, एक वुमेन मेंबर बोर्ड में रहना जरूरी है। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है कि तीनों ही करेक्ट है, तो जो है कि नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे तीनों ही करेक्ट है। तो ये जो है कि ई आंसर आ गया कि नन ऑफ द अबव जो है कि गलत नहीं है, यहाँ पे सभी सही है। तो जो है कि आपको ये प्रोविजन याद रखना है, जो कि आप ब्रीफली यहाँ से एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस डिस्कशन को एंड करते हैं। आई होप जो है कि ये थोड़ा फास्ट सेशन आपको प्रीवियस सेशन के कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने इसको जो है कि थोड़ा जल्दी इसलिए कवर किया कि अदर सेशंस में, क्योंकि अभी जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, तो इसमें जो है कि आपको फुल एनर्जी के साथ पढ़ना होगा। तो यहाँ पे ये सर्टेन प्रोविजन के क्वेश्चन जो है कि एज सच मच इंपॉर्टेंट नहीं है जो हम याद रखें। तो आई होप इस चीज को आप समझेंगे, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पे जो कि मैंने बहुत ही प्रिसाइज मैनर में विद इन 1 आवर जो है कि आपके सारे क्वेश्चन जो है कि डिस्कस कर दिए हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द एंड। अगर यह सेशन और डिस्कशन आपको अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जुड़े रहिए इस चैनल से फॉर मोर यूजफुल कंटेंट। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।